बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत दे, पाबंदियां हटाए। कोफी अन्नान कमीशन की रिपोर्ट, हुकूमत सिफारिशात पर गौर करेगी। बशार फौज ने बादिया के रेगिस्तान में आईएस को घेर लिया। एमनेस्टी ने कहा रक़ा में अमरीकी हमलों से सिविलियंस की जानें जा रही हैं। सऊदी हमले के खिलाफ हजारों यमनी सना की सड़कों पर निकल पड़े। यूनाइटेड नेशंस ने तहकीकात शुरू कर दी। हज सिक्योरिटी के जिम्मेदार फौजियों की परेड। मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट को इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। हरम शरीफ में दुनिया की सबसे बड़ी छतरी लगाई जाएगी। कतर अपने सफीर को ईरान वापस भेजेगा। जवाद जरीफ ने कहा सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से खुद का नुकसान कर रहा है। अमरीकी डेलीगेशन ने की महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन अमन बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव दूर करने के लिए बातचीत करें, अमरीका ने दिया मशवरा। प्राइवेसी बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। राहुल गांधी ने कहा फाशिस्ट ताकतों की हार है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की क़यादत वाले कमीशन ने कहा है कि म्यांमार की हुकूमत को रोहिंग्या मुसलमानों की शहरियत और उनकी नक्ल हरकत पर पाबंदियां फौरी बर्खास्त करनी चाहिए और उस सूरत में ही इंतहा पसंदी को कम किया जा सकता है और राखीन में अमन बहाल किया जा सकता है। इंसानी हुकूक के इदारे की यह रिपोर्ट काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि म्यांमार की लीडर आंग सान सूची ने कहा था कि वो इस रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करेंगी। म्यांमार में कोई 1.1 मिलियन रोहिंग्या मुसलमानों को बदतरीन इम्तियाज, नफरत और तशद्दुद का सामना है। आंग सान सूची ने, जो म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं, कोफी अन्नान को इस तहकीकाती कमीशन का चीफ मुकर्रर किया था और इस कमीशन ने 1 साल तक छानबीन की। कमीशन ने कहा कि जब तक मौजूदा चैलेंजेस से ठोस तौर पर निपटा नहीं जाता, दोनों तरफ कट्टरपन बढ़ेगा और इससे नए खतरे पैदा होंगे। कोफी अन्नान के कमीशन ने रोहिंग्याओं को दुनिया में सबसे बड़ा बेघर फिरका करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों की जायज तकलीफों को नजरअंदाज किया गया तो ऐसे अंदेशे बढ़ जाएंगे कि इंतहा पसंद उन्हें अपनी सफ़ों में शामिल करेंगे। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि इस महीने हजारों रोहिंग्या मुसलमान फौजी क्रैकडाउन से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के नुमाइंदों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि कम से कम 3,500 लोग हालिया हफ्तों में बांग्लादेश पहुंचे, जिससे निपटने के लिए बांग्लादेश के ओहदेदार कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में वाक़ रेफ्यूजी कैंप्स पर इन नए रेफ्यूजी से और बोझ बढ़ गया है, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। सीरिया की सरकारी फौज ने रशियन हवाई जहाजों की मदद से एक रेगिस्तान में आईएस फाइटर्स को घेर लिया है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, बताया कि सरकारी फौजों ने बादिया के रेगिस्तानी इलाके को 2 तरफ से घेर लिया है और एक पहाड़ जबल जाहिक पर कब्जा कर लिया है। ये आईएस मिलिटेंट्स के लिए एक धक्का है। इस इलाके पर कंट्रोल के लिए कुछ महीनों से लड़ाई हो रही है। सीरिया की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि वह रक्का के इलाके में अमेरिका के हमलों को रुकवाए जिनमें सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। सीरिया की वजारत खारजा ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन को खत लिखते हुए सीरिया में अमेरिकी इत्तेहाद के जंगी जराइम की मजम्मत की। 22 अगस्त को रक्का में ऐसे ही एक हमले में 78 सिविलियंस हलाक हुए थे, जिनमें कई औरतें और बच्चे शामिल हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए तस्दीक की है कि रक्का में अमेरिका के ऑपरेशन से सिविलियंस की जानें जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एडवाइजर डोनाटेला रवेरा ने कहा कि रक्का के लिए लड़ाई तेज हो गई और हजारों सिविलियंस फंस कर रह गए जिन्हें हर तरफ से खतरा है। आईएस सिविलियंस को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और अमेरिकी फौजों को चाहिए कि वो सिविलियंस को बचाने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी कर दें और ताकत का ज्यादा इस्तेमाल ना करें और सिविलियंस के लिए महफूज रास्ते बनाएं। उन्होंने कहा कि हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि लड़ाई आखिरी मरहले में है। बात करते हैं यमन की। यूनाइटेड नेशंस ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक होटल के करीब सऊदी इत्तेहाद के हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस हमले में कम से कम 41 लोग मारे गए जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। सना में इंसानी हुकूक के एक कारकुन हुसैन अल बकीती ने बताया कि कम से कम 13 लोग अब भी लापता हैं। बताया गया कि इस हमले में अलहूसियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह हमला सना से 35 किलोमीटर दूर अरहाब जिले में एक मशहूर होटल पर किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि सऊदी इत्तेहाद ने पहले इस होटल पर हमला किया। जब लोग वहां से भागने लगे तो गेट के रास्ते पर बमबारी की गई। इस हमले के बाद 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। मकामी लोगों ने बताया कि हमले के वक्त उस मकाम पर अलहूसी मौजूद नहीं थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में बताया कि ओहदेदार इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तर्जुमान स्टीफन ड्यूरेक ने बताया कि सिविलियंस पर कोई भी हमला नाकाबिल कबूल है। यह एक ऐसा पैगाम है जो हमने बार बार दिया है और हम इस पैगाम को दोहराते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ इदारे के चीफ स्टीफन ओब्रायन ने सऊदी इत्तेहाद की जो तायद रखने वाली हादी हुकूमत है और अलहूसियों के दरमियान लड़ाई को अफसोसनाक बताया और कहा कि इस लड़ाई को टाला जा सकता था और ये इंसान का पैदा किया हुआ बहरान है। हालिया अरसे में यमन में सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमलों में तेजी आई है। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सऊदी हमले के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हक में नारे भी लगाए जो अलहूसियों के इत्तेहादी हैं। बाज़ दूसरे मकामात पर भी ऐसी ही एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। अली अब्दुल्ला सालेह ने एक दिन पहले कहा था कि वो सऊदी हमलों का सामना करने के लिए अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक की तायद करते रहेंगे। अली अब्दुल्ला सालेह ने कहा कि सऊदी अरब अपनी फौजी मुहिम के जरिए यमन की आज़ादी और खुद मुख्तारी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यमनी कौम कभी घुटने नहीं टेकेगी और बाहर वालों के हुक्म को कभी नहीं मानेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि सऊदी अरब की पॉलिसियों की वजह से सिर्फ खित्ते को नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब को भी नुकसान पहुंचेगा। जवाद ज़रीफ ने इसना न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन सऊदी अरब अपने फ़ायदे के लिए खित्ते में तनाव पैदा कर रहा है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अगर सऊदी अरब अपनी पॉलिसियाँ बदल दे तो इस पर ईरान अच्छा जवाब देगा। जवाद ज़रीफ ने यमन की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने फौजी ऑपरेशन के जरिए मकसद हासिल करने में नाकाम रहा और इस जंग से खुद सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा है। जवाद ज़रीफ ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी ओहदेदार सीरिया और बहरीन के ताल्लुक से भी वाजिबी पॉलिसियां अख्तियार करेंगे। जवाद ज़रीफ ने यह भी कहा कि हज के बाद सऊदी अरब और ईरान के सफारती ओहदेदार एक दूसरे के मुल्कों का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कतर और दूसरे जीसीसी मुल्कों के दरमियान तनाव पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। मिडल ईस्ट में अमरीकी फौजों के कमांडर ने यमन सरहद के करीब सऊदी अरब के एक फौजी अड्डे का दौरा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कर्नल जॉन थॉमस ने बताया कि जनरल जोसेफ वोटल ने यमन की सरहद पार नहीं की। बताया गया कि इस दौरे का मकसद सरहद पर सऊदी अरब के सिक्योरिटी चैलेंजेस को बेहतर तौर पर समझना है। वोटल ने सऊदी अरब के कमांडर्स और सिपाहियों से मुलाकात की। बात करते हैं हज इंतजामात की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हज इंतजामात के सिलसिले में होने वाली एक फौजी परेड में हिस्सा लिया। सऊदी अरब के वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायफ ने इस मौके पर क्राउन प्रिंस का इस्तकबाल किया। इस परेड में उन सऊदी सिपाहियों ने हिस्सा लिया जो हज सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। इस मौके पर इन सिपाहियों ने हंगामी सूरत हाल से निपटने की मशक की और मुजाहरा किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट को हज इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। जद्दा के अस्सलाम पैलेस में कैबिनेट की मीटिंग की सदारत करते हुए क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी हुकूमत हाजियों की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैबिनेट ने कतर के आज़मीन हज को सऊदी अरब में आने की इजाज़त देने पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी ओहदेदारों ने मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की खिदमत और बेहतरीन सहूलतों के लिए इंतजाम तेज कर दिए हैं। मंगल तक मदीना में 5,07,000 आज़मीन हज पहुंचे।
सऊदी अरब के शाह सलमान की तरफ से मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद अल फैसल ने काबे का नया गिलाफ के सिवा काबतुल्लाह के खिदमत गुजार साले बिन जैद अल आबिदीन अल शेबी के हवाले किया। यह गिलाफ 5 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 काबे की चारों तरफ कवर करेंगे, जबकि 5वां काबे की छत पर होगा। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए कई महीने लगते हैं और इसमें खालिस रेशम और कीमती धातों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई 170 कारीगर इस काम में हिस्सा लेते हैं। आमतौर पर गिलाफ काबा को अरफे के दिन बदला जाता है। हाजियों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए हरम शरीफ में बड़ी बड़ी छतरियां लगाई जाएंगी, जिन्हें फोल्ड किया जा सकता है। इन छतरियों के जरिए 53 बाय 53 मीटर का अहाता होगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी छतरियां होंगी। हरम शरीफ में सिक्योरिटी इंतजामात के जिम्मेदार मेजर जनरल मोहम्मद अल अहमदी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनिंग की वजह से हरम शरीफ के अंदर तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इन छतरियों के जरिए सहन और छत पर भी हाजियों को आराम होगा। इस दौरान सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने अपनी तरह का पहला हज ऐप शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल हज सीजन के दौरान किया जाएगा। इस ऐप को फोन्स पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके जरिए हज से मुताल्लिक तमाम मालूमात और तफसीलात मिल सकेंगी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत दे, पाबंदियां हटाए। कोफी अन्नान कमीशन की रिपोर्ट, हुकूमत सिफारिशात पर गौर करेगी। बशार फौज ने बादिया के रेगिस्तान में आईएस को घेर लिया। एमनेस्टी ने कहा रक़ा में अमरीकी हमलों से सिविलियंस की जानें जा रही हैं। सऊदी हमले के खिलाफ हजारों यमनी सना की सड़कों पर निकल पड़े। यूनाइटेड नेशंस ने तहकीकात शुरू कर दी। हज सिक्योरिटी के जिम्मेदार फौजियों की परेड। मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट को इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। हरम शरीफ में दुनिया की सबसे बड़ी छतरी लगाई जाएगी। कतर अपने सफीर को ईरान वापस भेजेगा। जवाद जरीफ ने कहा सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से खुद का नुकसान कर रहा है। अमरीकी डेलीगेशन ने की महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन अमन बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव दूर करने के लिए बातचीत करें, अमरीका ने दिया मशवरा। प्राइवेसी बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। राहुल गांधी ने कहा फाशिस्ट ताकतों की हार है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को कतर ने ऐलान किया है कि उसके सफीर 20 महीनों के वक्फे के बाद ईरान वापस लौट जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। तेहरान में सऊदी अरब के सफारत खाने के सामने मुजाहरे और गड़बड़ के बाद कतर ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। कतर की वजारत खारजा ने अपनी वेबसाइट पर यह बात बताई और कहा कि कतर के सफीर अपनी सफारती जिम्मेदारियां शुरू कर देंगे। सऊदी अरब में शिया आलिम शेख निम्र की सजाए मौत पर अमल के बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और मशहद शहर में सऊदी अरब के मिशन और सफारत खाने के बाहर मुजाहरों और गड़बड़ के वाकयात के बाद कतर ने, जो उस वक्त सऊदी अरब का इत्तेहादी था, अपने सफीर को तेहरान से वापस बुला लिया था।
अमेरिका के एक डेलीगेशन ने मगरबी किनारे में फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। इससे पहले इस अमेरिकी डेलीगेशन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मीटिंग की थी। इसराइली मीडिया में ये बात बताई गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर की क़यादत में यह डेलीगेशन मिडल ईस्ट का दौरा कर रहा है। इससे पहले इस डेलीगेशन ने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। बताया गया कि इस दौरे का मकसद इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन बातचीत शुरू कराना है। कुशनर के अलावा इस डेलीगेशन में मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ अमेरिका के नुमाइंदे जेम्स ग्रीन बेल्ट और नेशनल सिक्योरिटी की डिप्टी एडवाइजर डीना पावेल भी शामिल हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की जमीनों पर तकरीबन 3,500 इसराइली ढांचे बनाए हैं और उन्हें एक डील के तहत कानूनी हैसियत देने की कोशिश की जा रही है। इसराइली मीडिया में यह बात बताई गई। सऊदी अरब की पुलिस ने अल-खफजी इलाके में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर गैर समाजी रवैये का इल्जाम लगाया गया है। इनमें 2 मर्द और 2 औरतें हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक वीडियो सामने आने के बाद इन लोगों से पूछताछ शुरू की गई। इस वीडियो में एक औरत को मर्दों की तरह अपना चेहरा और बाल छुपाते हुए कार चलाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद ओहदेदारों पर इस केस की छानबीन के लिए दबाव पड़ा। यह वीडियो एक तफरीही मकाम पर बनाया गया और ओहदेदारों ने उस कार की शिनाख्त कर ली है जिसमें ये औरत सवार है। इस जगह के मालिक को भी तलब किया गया। वीडियो में जो औरत है वो एक सऊदी शहरी है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास बताई गई है। स्पेन में सैकड़ों मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की मजम्मत में एक रैली निकाली। स्पेन के शहर गरनाता में यह मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने स्पेन में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। एहतजाजी ऐसे नारे लगा रहे थे कि मैं मुसलमान हूं और मैं अमन से रहना चाहता हूं, हम भी शिकार हैं। एक ऑर्गेनाइजर ने बताया कि हमारे लिए यह बात बहुत अहम है कि मुसलमान की हैसियत से जो हमारी कदरें हैं वो बताएं, जो वैसी कदरें हैं जो ज़मीन पर रहने वाले दूसरे इंसानों की कदरें हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नीदरलैंड्स में दहशतगर्द हमले के अंदेशे की वजह से चौकसी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी अंदेशों की वजह से एक म्यूजिक कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बुर्के का मजाक उड़ाने वाली सेनेटर पाओला हैंस खुद मजाक बन गई हैं। जब वो एक तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंची तो उनके खिलाफ गो गो के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। इस मौके पर लोगों ने उन्हें खुलेआम नस्ल परस्त कहकर पुकारा। पेरू में पुलिस और एहतजाजी टीचर्स के दरमियान झड़पें हुई। टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन पिछले 2 महीनों से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ये झड़पें दारुल हुकूमत लीमा की कई सड़कों पर हुई। अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कहा है कि वो कश्मीर और दूसरे मसाइल को हल करने के लिए और तनाव दूर करने के लिए बातचीत करें। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस बात के लिए हौसला अफजाई करेंगे कि वो मिलकर बातचीत करें और तनाव दूर करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान के ताल्लुक से हिंदुस्तान से कहा था कि वो सुलह के कदम उठाए। टिलरसन के तबसरे के बारे में पूछे जाने पर हीथर नॉरेट ने यह बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका कश्मीर मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदली है। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क मिलकर इस ताल्लुक से बातचीत करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में प्राइवेसी को दस्तूर के तहत एक बुनियादी हक करार दिया। चीफ जस्टिस जे.एस. खेर की क़यादत वाली 9 जजों की बेंच ने प्राइवेसी के हक को दस्तूर के आर्टिकल 21 और पूरे पार्ट 3 के तहत जिंदगी और शख्सी आज़ादी के हक के दायरे में बताया। 9 जजों ने इत्तेफाक राय से सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के फैसले को उलट दिया। अदालत ने कहा था कि प्राइवेसी के हक की दस्तूर में हिफाजत नहीं है। कई दरख्वास्त गुजारों ने आधार स्कीम को चैलेंज किया था। अदालत ने शख्सी मालूमात के गलत इस्तेमाल के बारे में अंदेशों और तशवीश का इजहार किया। यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हुकूमत बैंक खातों, इनकम टैक्स रिटर्न, सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने, हत्ता के टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए भी आधार को जरूरी करने के इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि प्राइवेसी एक बुनियादी हक है, लेकिन ये एक यकीनी हक नहीं है। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस फैसले का खैर मकदम करती है। हुकूमत का आधार के बारे में ऐसा ख्याल है, इस पर वाजिबी पाबंदियां होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलीलों में कहा था कि प्राइवेसी एक बुनियादी हक है, लेकिन इस पर कुछ पाबंदियां या रोक टोक होनी चाहिए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये फाशिस्ट ताकतों के लिए एक धक्का है और इसके जरिए बीजेपी के उस नजरिए को मुस्तरद कर दिया गया कि जांच के जरिए लोगों को दबाया जाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि यह फैसला हर हिंदुस्तानी की कामयाबी है।
प्राइवेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर बीफ, डेटा सिक्योरिटी, एबॉर्शन और हमजिन्स परस्तों के हुकूक जैसे मामलात पर पड़ सकता है। हिंदुस्तान और नेपाल ने कई शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें हाउसिंग, ड्रग्स, हेल्थ और तालीम का शोबा शामिल है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने कई मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपसी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सैलाब की सूरत हाल से निमटने में नेपाल की मदद करेगा। इससे पहले नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल किया गया। बाद में देउबा ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर वेंकैया नायडू से मुलाकात की। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल हैं। नेपाल में हिंदुस्तान के लिए कई मौके हैं और इस ताल्लुक से उन्होंने तिजारत और पानी के वसाइल के शोबों की निशानदेही की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत दे, पाबंदियां हटाए। कोफी अन्नान कमीशन की रिपोर्ट, हुकूमत सिफारिशात पर गौर करेगी। बशार फौज ने बादिया के रेगिस्तान में IS को घेर लिया। एमनेस्टी ने कहा रक़ा में अमरीकी हमलों से सिविलियंस की जानें जा रही हैं। सऊदी हमले के खिलाफ हजारों यमनी सना की सड़कों पर निकल पड़े। यूनाइटेड नेशंस ने तहकीकात शुरू कर दी। हज सिक्योरिटी के जिम्मेदार फौजियों की परेड। मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट को इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। हरम शरीफ में दुनिया की सबसे बड़ी छतरी लगाई जाएगी। कतर अपने सफीर को ईरान वापस भेजेगा। जवाद ज़रीफ ने कहा सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से खुद का नुकसान कर रहा है। अमरीकी डेलीगेशन ने की महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन अमन बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव दूर करने के लिए बातचीत करें, अमेरिका ने दिया मशवरा। प्राइवेसी बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। राहुल गांधी ने कहा फाशिस्ट ताकतों की हार है। ये थी आज की खबरें। फिर जो फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।